अरे जरा आराम से खाओ रवीना, खाना गले में अटक जाएगा। नहीं मैं लेट हो रही हूँ मम्मी, आपको क्या पता मुझे कितना काम होता है। हाँ हाँ मुझे सब पता है, पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी बस मेरी बहू पर ही तो है। हाँ और नहीं तो क्या, ग्रोवर एंटरप्राइजेस में हेड क्लर्क होना कोई छोटी बात है क्या। कमला के दो बेटे थे, बड़ा बेटा रवि और उसका छोटा भाई कवि। रवि भी अपनी पत्नी रवीना की तरह एक फैक्ट्री में क्लर्क था, जबकि छोटा कवि अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और अभी कुंवारा ही था। फिर उसी शाम, उफ लाइट नहीं है क्या मम्मी। नहीं बेटा, तुम्हारे आने से बस मिनट पहले गई है। ओफो क्या किस्मत है मेरी, एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से ऑफिस में इतना सारा काम, फिर घर आओ तो लाइट भी नहीं होती। कोई बात नहीं बेटा, लाइट आ जाएगी थोड़ी देर में। पास ही बैठे कवि ने जब ये सब देखा तो उसने तुरंत कहा, भाभी क्यों ना हम एक इन्वर्टर ले लें, उससे हर वक्त पंखा भी चलता रहेगा और माँ को भी अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर रसोई में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ तो एक काम क्यों नहीं करते देवर जी, आप भी पैसे कमाने लग जाओ, फिर खरीद लेना एक बढ़िया सा इन्वर्टर। फरमाइशें करना आसान होता है पर उन्हें पूरा करने की कुव्वत भी होनी चाहिए, समझे। असल में रवीना एक नंबर की घमंडी लड़की थी। वो दिखने में जितनी गोरी और सुंदर थी, उसका मन उतना ही काला था। रवीना का जवाब सुनकर कवि चुप ही रह गया। रवीना का कवि को इस तरह झिड़कना कमला को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन घर में लड़ाई ना हो इसलिए वो भी चुप ही रही और ना ही इस बारे में अपने बड़े बेटे रवि से कुछ कहा। फिर अगली सुबह, अरे बेटा रवि। हाँ माँ बताओ। बेटा वो कवि को अपने कॉलेज की फीस देनी है तो। हाँ माँ मुझे याद है कहाँ वो, जरा बुलाओ तो उसे। हाँ कवि बेटा जल्दी, यहाँ भैया ने बुलाए है। जी भैया। हाँ भाई हीरो, कितनी फीस देनी है और कब तक देनी है ये भी बता दे। भैया एक सेमेस्टर की जाएगी 15,000। ठीक है मैं शाम को एटीएम से लेते आऊंगा पैसे, तब तक एक काम कर। ये कहते हुए रवि ने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और कवि की तरफ बढ़ा दिया। कवि ने भी खुशी खुशी वो नोट ले लिया। उधर अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी रवीना ये सब देख रही थी। उसने फौरन आगे बढ़कर कहा, हाँ हाँ उड़ाओ उड़ाओ, पैसे तो पेड़ पर लगते हैं ना, यहाँ तो भरत मिलाप हो रहा है ना, तभी तो राम जी छोटे भाई पर जायदाद लुटाए जा रहे हैं। रवीना क्या बोल रही हो, जाओ जाकर अपना काम करो। काम करती हो तभी ये घर चलता है, वरना तुम्हारी सिर्फ 18,000 की तनख्वाह से नहीं चलने वाला ये घर। पूरे महीने मेहनत करके मैं कमाती हूँ पूरे 25,000 रुपए, तब जाकर खर्चे पूरे होते हैं। पता नहीं पापा ने मेरी शादी कहाँ करा दी। आई डिजर्व समथिंग बेटर। इतना कहकर रवीना गुस्से से घर से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। रवि एकदम शांत था। कमला कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी और कवि के हाथों में जो 100 रुपए का नोट था वो उसे किसी पत्थर से भी भारी लग रहा था। ऐसे ही कई महीने गुजर गए। कवि की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। वो नौकरी के लिए हर जगह इंटरव्यू देने लगा था, पर उस बेचारे को बिना सिफारिश के नौकरी मिल ही नहीं रही थी। तो थक हार कर उसने एक पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू कर दिया और रवीना इस बात से भी चिढ़ गई। लो बताओ, अब यही बाकी रह गया था। लोग क्या कहेंगे कि सीनियर क्लर्क रवीना का देवर सबकी गाड़ियों में पेट्रोल भरता है। तो क्या चाहती हो तुम, वो बेचारा घर में बैठे तो तुम्हें दिक्कत, अगर कुछ काम करे तो तुम्हें परेशानी। ए जी जरा सोच समझ कर बोलिए, अगर मैंने जरा हाथ तंग कर लिया ना तो आप और आपका पूरा परिवार परेशानी में पड़ जाएगा। बातें सुनाने में रवीना किसी को नहीं बख्शती थी। एक तो सीनियर क्लर्क की नौकरी, दूसरा अपने गोरे रंग रूप पर भी रवीना को बड़ा घमंड था। उसे हमेशा से यही लगता था कि रवि और उसका परिवार उसके लायक नहीं है, और जब कवि को भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी तो रवीना का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वक्त यूं ही बीतता रहा और फिर कवि की भी शादी हो गई। कविता पढ़ी लिखी और बहुत ही समझदार लड़की थी, लेकिन उसका रंग थोड़ा दबा हुआ था। लेकिन बावजूद इसके कवि को वो बहुत पसंद थी। और फिर अरे ये क्या रंग लिए हैं तुमने साड़ियों के, इतने चटक रंग तुम पर जचेंगे क्या। वो भाभी ये सब मेरी सहेली ने पसंद की थी, उसने कहा कि नई बहू पर चटकीले रंग अच्छे लगते हैं। लेकिन इन रंगों को पहनने के लिए खुद का रंग भी तो साफ होना चाहिए। लेकिन तुम माफ करना कविता, पर मेरे हिसाब से ये तुम पर अच्छे नहीं लगेंगे। बाकी अब खरीद लिए तो बस घर में पहनना, बाहर पहनकर मत जाना वरना सब मजाक उड़ाएंगे। रवीना हर रोज इस तरह कविता को नीचा दिखाने की कोशिश करती, लेकिन कविता उसकी इन बातों को दिल से नहीं लगाती थी। भले ही वो रूप रंग और कमाने के मामले में रवीना की बराबरी नहीं कर सकती थी, लेकिन घर के सारे कामकाज उसने बहुत अच्छे से संभाल लिए थे। फिर एक दिन जब कविता बाजार से सब्जियां खरीद कर लौट रही थी, तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। जमीन पर बहुत तेजी से गिरने की वजह से कविता बेहोश हो गई। इसके बाद कार से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला और फिर, ड्राइवर जल्दी करो, इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। ड्राइवर और उस शख्स ने कविता को उठाया और उसे अस्पताल लेकर गए।
गनीमत थी कि कविता को ज्यादा चोटें नहीं आई थी। हालांकि शॉक की वजह से वो अब भी बेहोश थी। कार से उतरने वाले शख्स का नाम अनूप था, जो देखने से ही काफी अमीर मालूम होता था। वो कविता को अस्पताल से अपने बड़े से घर में लेकर गया, जो वाकई बहुत शानदार था। फिर कविता के होश में आते ही, अब मैं कहाँ हूँ? बेटी, तुम मेरे घर में हो। मेरा नाम अनूप ग्रोवर है। मेरी कार से ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब मुझे चलना होगा। मुझे अपने घर जाना है। हाँ बेटी, मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़कर आएगा, पर उससे पहले मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तुम्हारे हाथ पर ये सितारे? जब मैं छोटी थी तब मेरी मम्मी ने ये 3 तारे मेरे हाथ पर बनवाए थे। वो कहती थी कि एक तारा उनका है, एक मेरा और एक मेरे पापा का। क्या? तो तुम्हारे पापा वो कहाँ हैं? और तुम्हारी माँ? मुझे नहीं पता। मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा। वो मुझे मेरे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, और मेरी माँ, वो भी मेरी शादी से ठीक पहले मुझे अकेला छोड़कर चली गई। इतना कहकर कविता रोने लगी। ये सच था, कविता सबकी नजर में अनाथ थी, लेकिन सच इससे काफी अलग था। तुम्हारी माँ का नाम मालती था? हाँ, यही नाम था उनका। लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि मैं ही वो बदनसीब बाप हूँ बेटा, जिसके होते हुए भी तुम्हें और तुम्हारी माँ को इतने दुख झेलने पड़े। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। इतना कहकर अनूप फूट फूट कर रोने लगा, और फिर रोते हुए ही उसने अपनी आस्तीन ऊपर की। कविता ये देखकर चौंक गई कि अनूप के हाथ पर भी ठीक उसी की तरह 3 सितारे बने हुए थे। ये सितारे भी मालती के कहने पर ही मैंने बनवाए थे। जब मैं जवान था तो तुम्हारी माँ हमारी फैक्ट्री में काम करती थी। मुझे मालती से प्यार हो गया, और हमारे प्यार की निशानी तुम हो बेटी। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन मेरा परिवार मेरी और मालती की शादी के लिए तैयार ही नहीं हुआ, और मैं भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं मालती को नहीं अपना सका, और फिर उसके सामने जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। इतना कहकर अनूप फूट फूट कर रोने लगा। आंसू कविता की भी आंखों में थे, पर अपने पिता को पहली बार देखकर उसका दिल पसीज गया, और उसने अनूप को माफ कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद ग्रोवर एंटरप्राइजेस की टाउन हॉल मीटिंग में वहां के सारे कर्मचारी खड़े थे। तभी इस कंपनी के डायरेक्टर अनूप ग्रोवर ने आगे बढ़कर सबसे कहा, मिलिए ग्रोवर एंटरप्राइज की नई सीईओ और मेरी बेटी कविता से। अनूप की बात सुनकर सब खुश थे, सिवाय एक कोने में खड़ी रवीना के। जिस देवरानी के काले रंग रूप का वो अब तक मजाक उड़ाती आई थी, अब वही उसकी वो बॉस बन चुकी थी, जिससे डायरेक्ट मिल पाना भी उसके बस में नहीं था। कविता की तरफ हर कोई बड़ी उम्मीदों से देख रहा था, लेकिन रवीना में उससे नजरें मिलाने तक की हिम्मत नहीं थी। हर कोई कविता के लिए तालियां बजा रहा था, और तालियों की इस गड़गड़ाहट में किसी को भी रवीना के घमंड के टूटने की आवाज तक नहीं आई।